जय हिंद डियर कैडेट्स। एग्ज़ाम के बाद हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन राउंड में असम्बल्ड हैं। इसमें एग्ज़ाम के बाद जब कोई संस्था असम्बल्ड होती है तो ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है उसके बाद कि एग्ज़ाम से पहले जो उनके प्रॉमिसेस थे, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्या वो अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग अपेयर दोबारा हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ हम बातचीत करेंगे और मेनली मैं आज फोकस करूँगा आपके NDA 1 NDA 2 दोनों ही एग्ज़ामिनेशन की हमारी कट ऑफ लिस्ट की स्ट्रेटजी क्या रही होगी या आने वाले समय में होगी। इसमें एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस किस रिव्यू में आते हैं इसमें, और कैंडिडेट्स को अपने फर्दर स्टेज यानी SSB इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को किन बेसिक पैरामीटर्स पे ध्यान रखकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है मैं आज कुछ बातें करूंगा इसमें, और ख़ासकर मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ करूंगा क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर कि क्वेश्चन के पैटर्न जो है वो कैसे सॉल्व किए जाने चाहिए। और जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, इसमें अधिकांश प्रश्न हमारे क्लास नोटबुक से ही हैं इसमें, तो ये एक बहुत आसान वर्ड नहीं है। इसको पूरी तरह से प्रूव करना होता है। जैसे हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास जो बुक्स हैं, ये अलग अलग बुक्स हैं, मैंने बुक्स रखी हुई हैं आपके लिए। और क्लासरूम की स्ट्रैटेजी क्या रहती है इसमें, उसके ऊपर भी हम जो भी हमने वर्क कराया है इसमें, वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कोरिलेट हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले मैं बात करूँगा 2020 पेंडेमिक के साथ जो है हमारा एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ। ये 2020 में पहली बार NDA 1 एंड NDA 2 ये दोनों ही एग्ज़ामिनेशन को एक साथ कंडक्ट कराया गया। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसमें NDA 145 कोर्स, NDA 146 कोर्स, ये दोनों ही कोर्सेज़ का एग्ज़ामिनेशन, रिटन एग्ज़ामिनेशन एक बार में कंडक्ट हुआ इसमें, और इसी के बेसिस पर जो है दोनों की अलग अलग स्कोरिंग बनाई जाएंगी इसके कट ऑफ के लिए। तो इनको बहुत ध्यान से समझें। लास्ट में मैं इसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से बात करूँगा इसमें कि किस बेसिस पर इसका कट ऑफ डिज़ाइन होगा, इस बार के एग्ज़ामिनेशन का रिव्यू क्या बनता है इसमें, इस बार सेपरेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है कितने क्वेश्चंस या कितने परसेंटेज पर जो है पेपर कट ऑफ बनेगा इस बार, और लास्टली जो है ये क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना चाहिए था। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जो है ये बहुत कुछ ज़्यादा बचता नहीं है इसमें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं इसमें, लेकिन क्या ये रिव्यूज़ आपके स्टडीड पार्ट से रिलेटेड हैं कि आपने सिर्फ ऐसे ही गूगल कट एंड पेस्ट कर दिया है इसमें, ये एक बहुत ज़रूरी बात। तो इसके साथ भी थोड़ा सा हम अपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको कोरिलेट करना चाहता हूँ इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ये कि NDA एग्ज़ाम का जो ये पार्ट था आपका 2001 and 2, जिसको हम कोर्स, क्योंकि कोर्स नेम के साथ जानते हैं, 145 कोर्स एंड 146 कोर्स, ये दो कोर्सेज़ के साथ जो है इस बार NDA के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं इसमें। और ये दो कोर्सेज़ में जो सीटें जो हैं अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 800 सीटें जैसे ले सकते हैं। तो 800 सीट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, लेकिन इसको जनरली हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 800 के लिए हुआ, क्योंकि ये कोर्स 145 है, 146 अलग अलग कोर्सेज़ हैं इसमें, और इन कोर्सेज़ के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो भी सेपरेट हैं। जैसे कि इससे पहले के मैंने NDA के नोटिफिकेशन वीडियोस में बताया होगा आपको कि इस बार जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि NDA 1 के जो कैंडिडेट्स हैं और NDA 2 के जो कैंडिडेट्स हैं, ये NDA 1 एंड NDA 2 दोनों के ही कैंडिडेट्स हैं। यानी कि हम इस तरीके से इसको समझेंगे, 1 के लिए X कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया है, 2 के लिए Y कैंडिडेट्स ने पास लिया है, और 1 एंड 2 दोनों के लिए X + Y कैंडिडेट ने पार्ट लिया है। यानी कि 3 अलग अलग कैटेगरीज़ में हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर असम्बल्ड हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ X के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और वो उनका लास्ट अटैम्प्ट भी था, एज उनका लैप्स हो गया उसमें, उसके बाद वो NDA 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, जो NDA 2 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स जो थे, उनको अगर हम इसमें ऐड कर लें, इसमें मान लेते हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं, या जिन्होंने पहली बार
NDA 2 के लिए अप्लाई किया था, वो सिर्फ सेपरेटली NDA 2 के लिए ही कैंडिडेट्स हैं। और कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए एलिजिबल थे और उन्होंने दोनों के लिए ही अप्लाई किया हुआ। तो 3 अलग अलग कैटेगरीज में हमारे रिजल्ट्स हैं और इनको कैसे बनाया जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा एक व्यू रखेंगे पेपर के लास्ट में। अभी मैं चाहूँगा कि हम सबसे पहले इस बेसिक चीज़ को समझ जाएं कि कोर्स 145, कोर्स 146 के लिए हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये कैंडिडेट्स लगभग जो है 800 सीटों के लिए हैं। इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एक ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके 2 अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को जो है शो किया है या रजिस्टर्ड किया है। इसमें आने वाले समय में वो 2 अलग अलग इंटरव्यूज़ SSB इंटरव्यूज़ के लिए भी एलिजिबल होंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक डिस्कशन मोड, क्योंकि इस पेपर के बेसिक सेक्शन को मैंने अगर देखा है इसमें तो ज़्यादातर जो है UPSC का जो ट्रेंड रहा है इसमें लड़कों का, इसमें मैथमेटिक्स पेपर, इंग्लिश पेपर और GAT, ये 3 अलग अलग पेपर के सेगमेंट हैं आपके और 3 पेपर सेगमेंट में जो है 25% का एक मिनिमम स्कोरिंग होना चाहिए। 25% बोल रहा हूँ, इट मीन्स अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और सारे हमने बातें जो है प्रीवियस वीडियोस में की हुई है इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको एग्जेजरेट नहीं करने वाले हैं। तो 25% का जो एक स्लैब है जिसमें कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 अलग अलग सेगमेंट्स होंगे इसमें। मैथमेटिक्स पेपर 1 हो गया, इंग्लिश का पेपर 2 हो गया और GAT में आपका जो है जनरल जो साइंस का पेपर आता है आपका, जनरल अवेयरनेस का पेपर आता है विच इंक्लूड्स करंट अफेयर्स ऑल्सो, तो इनको मिला के GAT कहते हैं इसमें। तो मैथ्स के लिए 300 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश के लिए 200 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके और GAT के लिए आपके 400 नंबर के क्वेश्चन है। अगर हम सभी को ऐड करते हैं तो 900 मार्क्स का आपका NDA UPSC एग्जामिनेशन है। तो इसका हम रिव्यू ले रहे हैं इसमें, किस तरह से ये रिव्यू हमारा बनता है इसमें। तो GAT के पेपर के साथ मैं शुरू करूंगा इसमें, क्योंकि ये GAT का पेपर जो है इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस और साइंस के साथ बनता है इसमें। और इस सेगमेंट के GS का पार्ट और इंग्लिश का पार्ट एक 400 मार्क्स का पार्ट, 450 मार्क्स का पार्ट है आपका। तो कुछ क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं और उसके बाद जो है कैसे इसको क्लास में पढ़ा गया है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूजीलैंड इज़ कंसीडर्ड पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स। ऐसे क्वेश्चन जो है UPSC के बहुत अच्छे एग्जाम के क्वेश्चंस मानते हैं। लगभग जो है 17 साल से मैं एग्जामिनेशन को देख रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ ये UPSC के किसी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, किसी भी ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस में नहीं है जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसको थोड़ा समझा दें, UPSC CAPF में पूछा गया है, UPSC CDS में पूछा गया है, IAS में भी पूछा गया और NDA में भी पूछा गया। ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका। ग्रुप ऑफ आइलैंड पैसिफिक ओशन के साउथ ईस्ट पार्ट में जो है इनको पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, मैग्नेशिया, माइक्रोनेशिया, ये 3 अलग अलग ग्रुप के साथ हम पढ़ते हैं इसको। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर समझ पा रहे होंगे इसमें। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट और यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को अलग अलग 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं देखे होंगे इसमें। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं 0 डिग्री के नीचे में या 0 डिग्री के अराउंड में पढ़ा गया है इसमें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है न्यूजीलैंड का पार्ट जो है, न्यूजीलैंड जो है वो इनमें से किस द्वीप समूह का हिस्सा है। द्वीपों का समूह, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में ये द्वीप के समूह में बांट दिए गए हैं इसमें। तो न्यूजीलैंड के बारे में पूछा है और न्यूजीलैंड को इस तरीके से हम देख भी सकते हैं। अगर हम इसको हम बुक के साथ अगर कोरिलेट करें इसमें तो बुक के साथ भी आपको आराम से मिल सकता है इसमें, क्योंकि आपका पैसिफिक ओशन जैसे मैंने आपको बताया तो पैसिफिक ओशन के साथ ये चलेंगे इसमें और पैसिफिक ओशन के साथ इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन भी किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को अगर हम अपने बुक के साथ मैच कर लेते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और मुझे लगता है कि आपको जो है थोड़ा सा हाई करने का ज़रूरत है।
ये देख रहे हैं ज्योग्राफी के बुक है हमारे पास, और इसमें मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर इसको देखें ज़रा, इधर ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें जहाँ पर मैंने उंगली रखी है आप देखेंगे द्वीप समूह दिए गए, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया वर्ड दिए गए। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया दिया हुआ है इसमें, और इसमें जो है आप इसको सारे द्वीप में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं उनको आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस का है न्यूजीलैंड हमारा कहाँ पर आता है, तो न्यूजीलैंड हमारा जो है ये पॉलिनेशिया का हिस्सा है, तो पॉलिनेशिया का हिस्सा है न्यूजीलैंड है। और इस तरीके से पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स को हम सेपरेट कर दें। देखिए बुक्स की क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इसमें, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को हम कवर कर रहे हैं इसमें। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स किसी बुक से नहीं होते हैं, वो आपके रेगुलर इवेंट से होते हैं। एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम का यूपीएससी ट्रेंड में देख रहा हूँ अभी मैं कि अराउंड 12 to 15% का जो शेयर होता है वो करंट अफेयर्स से ही आता है इसमें। तो यहाँ पर जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इनके बारे में बात की जा रही है। 2015-16 मोदी सरकार बनने के बाद हुई, और संचय वर्ड जो है जाहिर सी बात है पानी के स्टोरेज की बात कर रहा है इसमें। एनहांस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PMKSY is to achieve convergence of investment of irrigation at the field level। ये तीनों ही लेवल पे क्वेश्चन सही है इसमें, और डी आंसर्स को सही करना चाहिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की डिमांड नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिटी का है। पॉलिटी एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सब्जेक्ट माना जाता है एग्जामिनेशन में, और आर्टिकल 79 के बारे में बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कौन सा भाग है, यानी आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट इंक्लूड करता है कितनी चीज़ों को। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 79 बताया गया है उसमें बहुत अच्छे से भारतीय संसद को आप अगर देखेंगे इसमें, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं और हर जगह पर आपको मिलता है इसमें। भारतीय संसद को जब भी पढ़ाया जाता है तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर ही आपका संसद बनता है। ध्यान रखना चाहिए, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट डिफाइन करता है, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से हमारा जो है आर्टिकल के साथ जो है ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, किताब में भी आपको मिल जाएगा, ये हर जगह पर मिल जाएगा। सो इसका क्रेडिट कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको आप ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर जाएँ तो हम क्या होगा इसमें, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी तीनों कहाँ पर है, ये है आपका, यानी डी आंसर आपको लगा देना चाहिए था। देखिए आंसर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास ये क्यूरी आ रही थी इसमें कि इसमें कंफ्यूज रहे हैं, गूगल गलत बता रहा है या कहीं पर ये बता रहे हैं तो इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ जिससे कि आप थोड़े सा श्योर ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पर है द 5-year प्लान वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड, 5 ईयर पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च किया गया था। तो किस देश से हमने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया है इसमें, ये लिया गया है आपका रशिया से लिया गया है, और रशिया उस समय USSR के नाम से था, तो हम USSR को यहाँ पर टिक लगाएं, और ये 101% सेगमेंट से आप इसको ट्रू मान सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, गरीबी हटाओ का नारा जो है भारत में ये कब दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है भारत में सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, इंदिरा गांधी का समय रहा था वो, और ये 1974 से लेके मुझे लगता है 78 का समय था जिसमें कि 5वीं पंचवर्षीय 5 ईयर प्लानिंग को स्टार्ट किया गया था। हालांकि ये टर्म पूरा नहीं कर पाया था, इसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन को बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया था, गरीबी हटाओ को। गरीबी हटाओ अनफॉर्चुनेटली भारत में आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि गरीबी कभी भी नहीं हट सकती, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स में सिर्फ इसको ऐड करती हैं, ग्रेजुअली पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है और गरीबी हटाओ
एक साइड लाइन, एक सेगमेंट बन के रह गया है सिर्फ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से, और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जब तक नहीं बढ़ता है तब तक गरीबी हटाओ जैसे सेक्शंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग के साथ हम 5th 5 ईयर प्लानिंग इंदिरा गांधी का रेजिम 1974 से लेकर 78 के बीच में ये चलाया गया, हम इसको हम जोड़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस पे थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है हमारा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर से सीधे है हमारा, इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी होगी इसमें। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। कभी कभी बहुत सारे कैंडिडेट्स इतने बड़े चीज़ों को देखकर छोड़ देते हैं कि हम कैसे मैच करें इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं आपको कुछ लॉजिक के साथ इसको समझा दूँ। बहुत आसान लॉजिक है इसमें। ये 5 ईयर प्लानिंग से है। 5 ईयर प्लानिंग एनडीए एग्जामिनीज़ को बहुत बार मैंने बताया इसमें कि आप जो भी यूपीएससी एग्जामिनीज़ होते हैं कि 5 ईयर प्लानिंग को आप पढ़ लीजिए। हालांकि 5 ईयर प्लानिंग मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में ख़त्म कर दिया गया था, नीति आयोग की स्थापना हो गई थी योजना आयोग की जगह पर, प्लानिंग कमीशन की जगह पर, लेकिन अभी भी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के फेवरेट क्वेश्चंस रहे हैं। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस लगभग हर साल मैं देख रहा हूँ इसमें, और इस साल भी हैं इसमें। तो ये लिस्ट 1 मेजर ऑब्जेक्टिव और लिस्ट 2 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। तो इसको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर हिट करने के बाद तो इसको कैसे अटैम्प्ट ले सकते हैं, तो मैंने इसको पढ़ लिया है, सिर्फ मैं आपको आंसर के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको करेक्शन ऑफ डिस्क इक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप अगर टेन्योर देखें इसमें तो 1939 से लेके 45 का टेन्योर रहा है, लगभग 6 साल का टेन्योर है इसका। और ये टेन्योर का के ऊपर कौन सी पंचवर्षीय योजना बन सकती है? आज़ादी देश की कब हुई हमारी? 47 में। और देश का संविधान कब लागू होता है इसमें? संविधान लागू होता है हमारा 1950 में। तो यहाँ पर जो है और 51 से लागू हुआ हमारा, शुरू होता है पंचवर्षीय योजना का टेन्योर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से अलग करती थी, समानता के व्यवहार से अलग करती थी इसमें, उसके लिए कौन सी योजना कब बन सकती है इसमें? तो आज़ादी के समय तो भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही कंसिक्वेंसेस चल रहा होगा। तो आज़ादी के समय में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कौन बनेगी? पहली, दूसरी, तीसरी, 9वीं, 12वीं? तो ये तो दिमाग में लगाने का क्वेश्चन ही भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें इसमें तो 1st, 5th, 11th, 12th, तो करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध में जो असमानता उत्पन्न हो गई थी उसके दूर करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना बनी? तो सबसे पहले ही तो जाएगा ना ये, इसको छोड़ के तो दूसरा जा ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अगर कोई भी पंचवर्षीय योजना बनती है तो हमारी पहली ही बनती है। और इस बेसिस पर अगर आप ध्यान से अगर देख के जाए इसमें तो हम आंसर को देख रहे हैं फर्स्ट जो है किसके साथ है हमारे पास? सी का फर्स्ट, यानी कि हम देख रहे हैं ये 2 में से 1 हो गया। 2 ऑप्शन ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे, कुछ बेसिक चीज़ बिना नॉलेज के हम अगर आएंगे ना तो आ जाएंगे इसमें। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हैं इसमें। ये तो मैंने कहा कि बिना नॉलेज के भी आप इसको कर सकते हैं। आप थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत होती है इसमें। नॉलेज के साथ अगर थोड़ी सी ट्रिक को लगा लें, कैसे पढ़ने का तरीका है उसके स्किल्स को बनाने के बाद, तो हम देख रहे हैं फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और दूसरा देख रहे हैं इसमें फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ ऐड हुआ है, इस पर नहीं है सस्टेनेबल ग्रोथ। तो हम पहले ऐड करेंगे कि बाद में ऐड करेंगे? तो जाहिर सी बात हम बाद की योजनाओं में ऐड करते हैं, एडिशनल चीज़ों को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इसमें 11th एंड 12th में आ जाएंगे। तो 11th में हमारा सी आ जाएगा और फास्टर वाला जो हमारा 12th में आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सेगमेंट लिया जा सकता है इसमें। और ये क्वेश्चन हमारा किस ओर इंडिकेट करता है हमें? ये A का 3 आ गया, तो यानी हम बी की तरफ में आंसर में जा सकते हैं। तो इस तरह से हम आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following is directive principles was inserted by Constitution 42nd Amendment Act 1976? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें।
ये किताब देखिए आप, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और उसको डिराइव भी किए गए इसमें। मैं चाहूँगा कि मैंने एक टिक लगाया, इसको आप ज़रा थोड़ा सा देखें, इसको स्क्रीनशॉट में लेके भी देख सकते हैं आप इसको। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा इसमें। यानी कि 42nd अमेंडमेंट में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किसको जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 39A को जोड़ा गया था। और आर्टिकल 39A कहता है इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि इस पार्ट के साथ इसको ऐड किया गया। यानी कि देश में जो है जस्टिस भी होगा, न्याय भी होगा और उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। देश में जब तक निःशुल्क विधिक सहायता ना हो तब तक जो है देश में न्याय जो है गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसको स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट, जो देश में हुआ था 1946 में। और ये हमारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो कि आराम से किताबों में मिलता है इसमें, और उसको अच्छे से हमने पढ़ा भी है इसमें। ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय, एक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके हाई कोर्ट्स नहीं हैं और वो दूसरे हाई कोर्ट्स के साथ अपने हाई कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन बनाते हैं। तो हमारे देश में ऐसे डिसीजन या ऐसे पावर जो है वो किसके पास है, कौन डिसाइड कर सकता है कि किसी राज्य का या केंद्र शासित का यूनियन टेरिटरी का अपना हाई कोर्ट होगा, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन डिसाइड वेदर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी शुड हैव द हाई कोर्ट और इट शुड शेयर इट्स लीगल असिस्टेंस फ्रॉम अदर हाई कोर्ट्स। तो इस तरह से ही हमारा सेगमेंट जो है हाई कोर्ट के सेगमेंट में आता है। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट के सेगमेंट में बच्चों ने आर्टिकल 216 को अच्छे से 214 को अच्छे से पढ़ा होगा इसमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने क्लासरूम में भी अपने सॉल्व कर दिया होगा। In the year 1928, a committee of Congress leader drafted a Constitution of India. The committee was headed by, तो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था हमारा, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी इस बार एग्ज़ाम में आ गए हैं इसमें, किनको ऐसे मैं सीधे आंसर अगर बताऊं आपको तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है, एग्ज़ाम के बाद तो आपने बहुत सारी चीज़ें पहले भी थी अभी भी थी इसमें, तो कैसे पता करें कि हम इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें। तो ये चीज़ पहले से भी पढ़ी हुई रहती है इसमें, बस इसको थोड़ा सा कोरिलेट करने से आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को हमने पढ़ा हुआ था, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े हैं तो फिर आप जो है इसमें ज़्यादा अपने स्कोरेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप एक ही पेज में 3-4 क्वेश्चंस के आंसर आप देख सकते हैं इसमें। आप ऊपर देख रहे हैं नेहरू रिपोर्ट करके आपको दिखेगा इसमें, नेहरू रिपोर्ट आप इधर देखेंगे इसमें। इन द ईयर 1928 अ कमिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है वही नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है इसमें, और नेहरू रिपोर्ट के बारे वाला क्वेश्चन जो है हम मोतीलाल नेहरू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्कशन ले लेते हैं इसमें। जब साइमन कमीशन भारत में आया और साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को भारतीयों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसमें, तब इस कमीशन के डिसअप्रूवल के बाद जो है अंग्रेज़ों ने इंडियंस को चैलेंज किया ये कि आप जो है अपने रूल्स को बेसिकली बना नहीं सकते और हमारे रूल्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों में से क्या चाहते हैं आप इसमें। तो ऐसे चैलेंजेस को पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया और बाद में जो है इन्होंने एक डोमेनियन स्टेटस का जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, इसमें द्वै राष्ट्र का सिद्धांत को किया था, और इसी को मोतीलाल नेहरू को के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया था इसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है फोकस नहीं करने चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में है तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के ट्रेंड में कभी भी सारे क्वेश्चंस आपके अप्रोच के नहीं रहते हैं, और आपके जो है रेंज से बाहर करने के लिए या थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जयपाल सिंह इज़ नॉट करेक्ट। जयपाल सिंह के बारे में कुछ बात हो रही है, तो जयपाल सिंह जो है ये कौन था जिसके बारे में ये बात हो रही है। तो जयपाल सिंह पहली बात था कौन, ये एक आदिवासी फाउंडेड द आदिवासी महासभा,
तो he was the member of Constitution Assembly, आदिवासी महासभा, he was captain of first national hockey team, he campaigning as separate state of छत्तीसगढ़। तो ये सब जो है जयपाल सिंह के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मिसलीड के लिए है। जयपाल सिंह सिर्फ और सिर्फ आदिवासी महासभा, इसके साथ सेक्शन को ये सही मानेंगे। एक बहुत ही अच्छा एक करंट अफेयर्स है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, टिक्की मौसी। टिक्की मौसी एक क्वेश्चन है, मैंने इसका रिव्यू में देखा है, बहुत सारे अलग अलग एजम्पशंस आ रहे हैं, रीज़न भी है इसमें। स्पेशली पैकेट फूड आइटम्स है, मैस्कॉट है, नेम ऑफ द स्कीम है, नेम गिवन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, ये जितने भी हैं एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है। तो टिक्की मौसी के ऊपर जो है ये उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार जो है एक ऐसी स्कीम बनाई गई हेल्थ केयर के लिए, जिसमें कि विमेन एंड चाइल्ड इन दोनों को जो है न्यूट्रिशन के लिए एक हेल्थ स्कीम बनाई गई इसमें, और इसका नाम टिक्की मौसी रखा गया इसमें। और इसको स्कीम नहीं कहकर इसको मैस्कॉट, शुभंकर कहा गया इसको। इट इज़ ए मैस्कॉट, ये शुभंकर है इसमें। देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल, स्पेशली पैकेट फूड आइटम्स, ये न्यूट्रिशन के लिए था, बिल्कुल सही बात है। नेम ऑफ स्कीम एक योजना भी था इसमें, नेम गिवन टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये भी ठीक है इसमें। लेकिन ये वास्तव में है क्या, ये देखेंगे ज़रा। टिक्की मौसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, इट इज़ अ मैस्कॉट, ये मैस्कॉट है, एक शुभंकर है ये शुभंकर के साथ आंसर होना चाहिए। ये बाकी सारे भी ठीक है, लेकिन टिक्की मौसी ये है क्या इसमें? टिक्की मौसी इन कंटेक्स्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये एक मैस्कॉट है, और इस मैस्कॉट के तहत जो है महिलाओं और बच्चों को स्पेशली फोकस किया गया था इसमें कि वे जो है स्टेट, ये बेसिकली स्टेट्स के लिए योजना चलाई गई थी यूनिसेफ के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से। और इसमें जो है ये उड़ीसा के लिए जब चलाई गई थी, इसको टिक्की मौसी का मैस्कॉट दिया गया था, जिसमें कि बच्चों को और महिलाओं को जो है माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन की कमी से जूझते हुए कैसे इसको दूर किया जाए, उसके लिए योजना बनाई गई। Which of the following was the theme of World Tourism Day 2019? बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि हमें करंट अफेयर्स कौन सा हमें पढ़ना चाहिए, तो एक साल कहा जाता है इसमें। तो हालांकि उनका वॉल्यूम बढ़ने से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम बढ़ने से परेशान नहीं होना है इसमें, इस तरीके से हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए देखिए कैसी किताबें बनवाते हैं हम। 2020 में तो हमने काम किया नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग काम करते हैं। ये एक प्री कंप्लीटेड वर्क है आपका, ये देखेंगे आप इसमें, ये प्री कंप्लीटेड वर्क है, ये हैंड रिटन लड़कों से बनाते हैं, कोई लिखा हुआ नहीं, ये कोई टाइप्ड नहीं है। और इसमें देखेंगे आपके डिफेंस के सारे सेक्शंस इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये सब क्वेश्चंस किताब में से हैं। और इसमें ये भी आपका क्वेश्चन है इसमें कि आपका थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, आप इसका डेट देख सकते हैं। इसमें किताब कैसे बनाई गई है, कैसे टॉपिक्स लिए गए हैं, आप देखेंगे टॉपिक्स कैसे लिए गए हैं इसमें। नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इस तरह से हमने टॉपिक्स को लिए हैं इसमें, और टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस को हैंड रिटन बाद में कराया इसमें, और हैंड रिटन कराने के सारे क्वेश्चंस इसी में से, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो हम इसमें देख रहे हैं टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ये वाला आंसर आपका, इसको सही लगाएं। Which of the following country has hosted army exercise 10th 2019? जैसे कि मैंने कहा आपको कि डिफेंस के सेक्शन से लगभग सारे क्वेश्चंस हैं आपके इसमें, तो मैं आपको इस क्वेश्चंस के भी आंसर इसमें थोड़ा सा दिखा दूं। इसमें डिफेंस एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, मैंने अभी वीडियो डिफेंस पे बनाया था, और उसके 2 क्वेश्चंस उसी वीडियो में से आपके हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा चेक करें तो आपको मिल जाएगा। तो डिफेंस वाले सेक्शन को जो है आप देखिए, इस तरह से डिफेंस वाले सेक्शन को जो है कराया गया इसमें, और आपका जो है
इस सेक्शन के आंसर 10 स्टार 2019 इट इज इन रशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स? विंड हवा का देश, हवा का देश किसको कहा जाता है? तो इसको थोड़ा सा एक बेसिक लॉजिक के साथ भी समझ सकते हैं हम लोग इसमें। हवा का देश जो है इंडिया हो गया, चाइना हो गया, डेनमार्क हो गया और जर्मनी हो गया इसमें। तो वर्ल्ड की एस्टेब्लिशमेंट में अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड को ऐसे करके बना लें तो ये 0 डिग्री हो गया हमारा, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया इसमें। और उसके बाद यहाँ पर जो है सेमी पोलर रीजन जो रहता है, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो एयर चलती है उनकी स्पीड काफ़ी रहती है। और हवा का देश ये एक नेचुरल, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पर स्लोप में जाती है इसमें, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है। और हम यहाँ पर 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र देखते हैं, ये जो है हवा के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। 40 से 60 के ऊपर, यानी कि ये 60 तक जा रहा है इसमें। ये नहीं कि बोलेंगे 40 में चाइना भी आ जाता है, 60 तक जा रही है इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डेनमार्क आ जाएगा आपका, बाकी देश नहीं आएंगे इसमें। तो डेनमार्क जो है हवाओं का देश कहा जाता है। ये एक ज्योग्राफी का एक बेसिक कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को ले सकते हैं इसमें, कि कुछ विंड्स जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, धरातलीय होती हैं इसमें, और कुछ विंड्स जो हैं वो पृथ्वी पर अलग अलग कारणों से चल रही होती हैं। तो ऐसे कारणों के साथ एक लॉजिक हमने शेयर किया है। Which one of the following is the oldest scientific department of Government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट कौन सी है इसमें? तो यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया और मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट करके 2 ऑप्शंस आते हैं जो आज़ादी से पहले एस्टेब्लिश हुए इसमें। लेकिन यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया को अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा पुरानी है। ये मेरे ख्याल से जो है 1767 तक का जो है उस समय ये सर्वे ऑफ इंडिया बनाई गई इसमें। और इसलिए जो है सर्वे ऑफ इंडिया जिसने भी टिक किया है, एक बेसिक फैक्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन कब बनाया, जैसे ट्रेन पहले कब चली, ऐसे करके क्वेश्चंस फैक्ट्स होते हैं। इनमें कोई डीप रिसर्च नहीं होता है कि नहीं उसी दिन क्यों चली। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भारत में सबसे पुरानी गवर्नमेंट की संस्था है। ये भी देखिए, इससे पहले के वीडियोज़ में जो है जब डिफेंस डील कर रहा था मैं, नसीम अल बहर, ये जो है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इससे पहले के अगर वीडियो आप देखें इसमें, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिफेंस के सेगमेंट में बहुत अच्छे से लिया गया है। अगर मैं इसको किताब में देखूं मैं तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है ये, इसमें से ही क्वेश्चन आया आपका, ये बाहर से भी नहीं है, करंट अफेयर हमने कराया हुआ था इसमें। तो नसीम अल बहर ये जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड ओमान का है। इसमें बायलैटरल के ऊपर जो है बहुत अच्छा एक्सरसाइज हमने वीडियो बनाया, इसको ज़रूर चेक करिएगा। इसमें कोनोरू हम्पी बहुत पुराना क्वेश्चन है, जानबूझ के ऐसे दे दिया गया है इसमें। और कोनोरू हम्पी आपके चेस से रिलेटेड है। ये किस खेल से संबंधित है? जो चेस से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट ऐसे करके कुछ जब भी चलाने की बात होती है इसमें, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को विजय जो है इसका मैस्कॉट है। मैस्कॉट यानी शुभंकर होता है। किसी भी खेल को लॉन्च करने से पहले, जैसे कि ओलंपिक को करते हैं, एशियन गेम को करते हैं, तो कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल भी होते हैं, चिन्ह बनाए जाते हैं। उन चिन्हों को ही जो है फिर उसको माना जाता है उस खेल का रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो इसको विजय 2020 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो विजय है। In January 2020, the passenger aircraft crashed Iran soon after taking off from Tehran Imam Khomeini Airport, killing about 170 people on board. The airplane belongs to, देखिए ये आप समझिए कि उस समय का सिचुएशन चल रहा है इसमें, जब सीरिया और ISIS के कारण सीरिया चर्चा में रहता है, हमेशा ही पता है हमें आपको। और ईरान के साथ वर्ल्ड का, स्पेशली अमेरिका का रिलेशन जो है बिटर हो रहा था। और ऐसे समय में जो है यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस जब क्रैश हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये उसी का आउटकम है और कुछ ऐसे डिवास्टेटिंग रिजल्ट आएंगे अभी, जिसमें कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है इसमें। तो कुछ ऐसी ही चीज़ों के साथ ये जुड़ा हुआ है इसमें, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो इस तरीके से ये उस समय कौन सा एयरलाइंस है उसको भी पूछा गया आपको।
दोबारा मिलिट्री से क्वेश्चन है। मिलिट्री के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, डिफेंस के एग्ज़ाम में जनरली रहते हैं आपके, और कोई अलग नहीं है इसमें। तो मिलन जो है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो है, ये पूछा गया है इसमें कि कहाँ पर हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, विशाखापट्टनम। इसको भी आप आराम से करंट अफेयर्स के नोट्स में देख पाएंगे। दीनदयाल पोर्ट कैसे पढ़ना और कैसे मैं आपको बताऊं कि ये क्लास का एकदम बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन था आपका ये। दीनदयाल पोर्ट इज़ लोकेटेड एट केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इसमें कि हाँ ये सही बात है, हो भी सकता है कि सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ। मुझे पता लगा है कि शायद आप अपने देश को पहचान पा रहे हैं इसमें। ये देश का हमारा वेस्टर्न कोस्टल रीजन है। वेस्टर्न कोस्टल रीजन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। पहला पार्ट को हम कहते हैं काठियावाड़ का तट, दूसरा है कोंकण के तट, तीसरा है कनारा के तट, और ये है मालाबार के तट। ये देखिए 4 अलग कोस्टल रीजन है। ये अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, बिल्कुल बहुत आसान से पार्ट है आपका। और काठियावाड़ के तट में जो है ये हमारे जितने भी, क्यों गुजरात आ रहा है आपका, तो गुजरात में हमारे जितने भी थे पोर्ट थे उनको हमने पढ़ा, जिसमें कांडला भी था। और कांडला के पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल रख दिया गया। तो जाहिर सा बात है कि हमने पोर्ट पूरा पढ़ा हुआ था, वेस्टर्न पार्ट का पोर्ट पूरा पढ़ा हुआ था, तभी तो इस तरह से मैंने बताया आपको इसमें। तो ये आराम से आप कांडला के पोर्ट को निकालें, आराम से देखेंगे सारे नोट्स मिल रहे हैं इसमें से। और कांडला के पोर्ट से आप जो है, कांडला के पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट के नाम से इसको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज एसोसिएटेड विथ बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2000। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका ये 2000 से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज एसोसिएटेड विथ बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2000 में। तो ये कार्टाजिना आंसर इसका होगा, जो कि कोलंबिया अमेरिका के साथ है। कार्टाजिना एसोसिएटेड विथ बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2000। कार्टाजिना कहाँ पर है? कोलंबिया अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। कृष्ण राजा सागर डैम रिजर्व इज डेवलप्ड ऑन। ये भी डैम से क्वेश्चन है। भारत में जो है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जब भी पढ़ते हैं इसमें, तो उसके साथ हम डैम प्रोजेक्ट को भी पढ़ते हैं, और ये डैम उसी से जुड़ा हुआ है इसमें। कृष्ण राजा सागर डैम जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ 2 मोर कंट्रीज, यानी कि एक से ज़्यादा शेयर नहीं करता, कह सकते हैं आप ही। भारत में बहुत सारे राज्य हैं जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को या सीमाओं को दूसरे देशों के साथ भी शेयर करते हैं। तो एक स्टडी लिख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें कि ये हमारा जो है ये बांग्लादेश है, इसको बांग्लादेश ले लेते हैं। तो ये बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हमारे कुछ रीजन्स ले लेते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा चीन के साथ आ जाएगा, म्यांमार के साथ आ जाएगा। आसाम के साथ बात करेंगे तो ये भूटान के साथ चला जाएगा, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ भी चला जाएगा। मिज़ोरम के साथ बात करेंगे इसमें तो ये हमारा इधर भी चला जाएगा, म्यांमार की तरफ भी चला जाएगा, बांग्लादेश में भी चला जाएगा। लेकिन ये त्रिपुरा की जब बात करेंगे इसमें, तो त्रिपुरा जो हमारा सिर्फ बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को शेयर करता है। तो आंसर त्रिपुरा चला जाएगा। ये मैप के साथ जो है ये रिलेटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, देखिए 2011 का सेंसस चल रहा है अभी, यानी कि हम लगभग 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो करंट अफेयर जैसे सेगमेंट में जब भी जाते हैं तो कुछ चीज़ें 1 साल होती हैं और कुछ 10 साल। सेंसस जैसी चीज़ें 10 साल पे आती हैं। अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। लीस्ट पॉपुलेटेड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब। पंजाब यहाँ पर लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है।
उड़ीसा एक बीमारू स्टेट है, जाहिर सा बात है, इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज जो भी इसके प्राकृतिक संसाधन हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण डेवलपमेंट नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश एक ट्राइबल रीजन है, महाराष्ट्र भी एक बहुत अच्छा पॉपुलेशन वाला हमारा राज्य है इसमें, लेकिन पंजाब जो है इसके डेवलप्ड होने का एग्रीकल्चर रीज़न है और पॉपुलेशन बैलेंस होना है। द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिली। देखिए ये भी बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन जनरली जो है इसको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आप। स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज। हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं इसमें, जैसे 22 राष्ट्रीय भाषाएं हमारे पास, तो अलग अलग भाषाओं का, उससे भी ज़्यादा और भी कई भाषाएं जो है अभी राष्ट्रीय भाषा बनने की श्रेणी में आ रही हैं। तो ये सारी भाषाओं का ओरिजिन जो है वो कितनी भाषाएं, ये पूछा जा रहा है। ये सब भाषाओं का ओरिजिन कितनी भाषा है। भारत जैसे देश में कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ऐसे ऐसे सिद्धांतों का देश है हमारा इसमें। तो यहाँ पर जो है जो सभी लैंग्वेजेस हैं वो, जैसे द्रविड़न हो गया हमारे, इंडो अमेरिका हो गया, इंडो चाइना हो गया हमारा, तो ऐसे करके जो है हमारी 4 बेसिक मेन लैंग्वेजेस हैं जिनके बेसिस पर, इनको मिक्सअप करने पर ये प्राइमरी लैंग्वेज हैं, और इनके बाद जो है दूसरी लैंग्वेज इनसे ओरिजिनेट हुए। जैसे बिहार की भोजपुरी को ले लेते हैं, तो भोजपुरी हिंदी से ओरिजिनेटेड। अभी तक भोजपुरी को कोई अलग भाषा का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि इसको हिंदी का ही एक सब ग्रुप माना जाता है। उसी तरीके से अलग अलग भाषाओं का एक अलग अलग कॉम्बिनेशन ग्रुप है इसमें, लेकिन ये ओरिजिन होते हैं 4 अलग अलग भाषाओं के साथ। 4 अलग अलग भाषाओं के साथ ये हमारे देश में ओरिजिन होते हैं इसमें। तो आपके एनडीए के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में अगर देखा जाए इसमें, तो इंडो यूरोपियन हो गए, द्रविडन हो गए, मंगोल खैमर हो गए, और साइनो टिबेतन हो गए। तो इस तरीके से ये 4 भाषाओं का हमारा श्रेणी बनता है इसमें। वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फॉर्ज द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका इसमें। गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया, तो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था 1907 में। साउथ अफ्रीका या अंग्रेज़ों का जो है कॉलोनियल रूल जहाँ जहाँ पर एस्टेब्लिश था, वहाँ पर उन्होंने जो है ये ब्लैक रूल बना रखा था काले स्किन वालों के लिए। उनके लिए रूल कुछ डिफरेंट था इसमें, और उसको रूल को ब्रेक करने के लिए सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च जो है हमें पता है इसमें कि ये मार्च 1930 में मार्च में हुआ था ये। और इस समय जो है भारत में लॉर्ड इरविन का समय था। तो लॉर्ड इरविन, ये भी बहुत अच्छे से किताब में मेंशन है, आप इसको आराम से देख सकते हैं इसमें। तो वायसराय का पीरियड जिसमें गांधी जी का दांडी मार्च हुआ, तो 1930 इसको याद करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हम याद कर सकते हैं। अंग्रेज़ों का, जब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ, याद हो जाएगा आपको। साइमन कमीशन के फेल होने के बाद अंग्रेज़ भारत में कोई कानून लागू नहीं कर पा रहे थे, और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दी थी, जिसमें नमक कानून को तोड़ने की बात उन्होंने सबसे पहले 12 मार्च के समय जो है उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को कहा कि हम नमक कानून तोड़ेंगे इसमें, और साबरमती से जो है दांडी तक का जो है उन्होंने यात्रा किया था। तो जाहिर सी बात है इन्होंने इस बात की सूचना पहले वायसराय को दी थी। तो ये इसके साथ जुड़ी हुई कहानी है। तो लॉर्ड इरविन उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है हमारा ये, और लगभग सारे क्वेश्चन जो है हमारे एक रीच में रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आप अपने कंक्लूज़न तक पहुंच सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें कि क्या टेक्निक होनी चाहिए, किस टेक्निक से जो है हम एग्ज़ाम को कवर कर पाएँ। तो हमारे पास 3 पेपर हैं। पेपर 1, पेपर 2
पेपर 3, ये तीनों पेपर को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में आपका मैथ्स आ गया, थोड़ा सा पतला कर देते हैं इसको। इसमें आपका इंग्लिश आ गया और इसमें आपका GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट आ गया। मैथ्स 300 नंबर का आपका, इंग्लिश 200 नंबर का आपका, GAT आपका हो गया 400 नंबर का। इसका 25% स्लैब रखिएगा पास होने के लिए, इसका 25% स्लैब रखिएगा। 200 का 25% आप समझ सकते हैं, यानी कि 25, तो इसका 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। और इसका जो है आपका 25 हो गया आपका 100। तो ये मिनिमम हो गया, इस बेसिस पर आपका रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना स्कोरिंग आपको करना होगा। इसमें 300 में 25% लेके आते हैं, अराउंड आपका 75-80 के करीब नंबर आप ले सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से इसका 200 का 50 ले सकते हैं आप इसमें, और इसका 100 ले सकते हैं। अगर आप इस मिनिमम स्कोरिंग के बाद अगर आप एग्जामिनेशन में 350 ओवरऑल लेके आते हैं तो आपका जो है तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें पहला पेपर मैथ्स हो गया, जिसमें कि हम लोग 25%, ये 25% का स्लैब थोड़ा सा इस स्लैब को थोड़ा सा फोकस करें इसमें, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में और GAT में। इसमें इस सभी को लेकर सभी को प्लस करें हम इसमें, तो हमारा 350 का एक एवरेज स्लैब आता है इसमें। अब हम बात कर रहे हैं NDA 1 एंड NDA 2 के बारे में। NDA 1 में अभी तक का एक नॉर्मल ट्रेंड रहा है इसमें कि NDA 1 में हमेशा ही जो मार्क्स होते हैं थोड़े से राइज होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेट करने से इसका एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है और इसलिए ये मार्क्स स्लैब बढ़ जाता है। तो अगर हम हायर नंबर भी लेके चलें आपका इसमें, तो हम 350 से 360 का नंबर जो है NDA 1 के लिए, NDA 1 के लिए 350 से 360 का नंबर ले सकते हैं, और NDA 2 के लिए मुझे लगता है 340 में जो है इसका कट ऑफ बनेगा। इसके साथ 25% का स्लैब ज़रूर ध्यान रखना है इसमें। ये दोनों ही मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसमें, क्योंकि एक ही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें। अगर मैं बताऊं आपको कि 10 नंबर का ही सिर्फ अप एंड डाउन होगा इस बार, क्यों एक ही कैंडिडेट है, उन्हीं के मार्क्स को जो है थोड़ा डिफरेंशिएट किया जाएगा। NDA 1 के लिए कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा कैंडिडेट हैं, क्योंकि अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और NDA 2 में उनका कैंडिडेचर बहुतों का उसमें उस समय हट चुका होगा, और इसलिए उनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। ये अभी नहीं कह रहा हूँ, ये एक रेगुलर स्टडी बेस पर मैं कह रहा हूँ, और इसलिए जो है उनके मार्क्स में जो है इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी NDA 1 का जो मार्क्स होगा, 145 कोर्स का जो मार्क्स होगा, वो 340 से 350 के बीच का होगा, कट ऑफ बनता होगा इसमें। और NDA 2 का जो सितंबर वाला एग्ज़ाम जो रहता है इसमें, उसके लिए 340 वाला स्लैब जो होगा, यानी कि 50 वाला स्लैब हो गया सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए 40 का स्लैब हो गया। 10 नंबर का जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है इसमें। कैंडिडेट एक ही है इसमें, लेकिन वो कैंडिडेट जिन्होंने NDA 1 में उनका लास्ट अटैम्प्ट था, वो सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जिसका मार्क्स स्लैब थोड़ा बढ़ेगा। वो कैंडिडेट जो इस बार अपेयरिंग कैंडिडेट में पहली बार NDA सेकंड के लिए यानी 146 कोर्स के लिए है, उनका मार्क्स इस बार जो है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड रहता है, तो ये थोड़ा सा 340 तक जा सकता है इसमें। यानी कि हम इन एवरेज कहें तो 340 से 350 का जो है कट ऑफ लाइन बन रहा है इस बार। एग्ज़ाम की जो रिव्यू है मैंने इसको चेक किया है इसमें, कि इस बार एग्ज़ाम में जो है स्कोरिंग्स बहुत अच्छी है इसमें। इंग्लिश के पेपर को बहुत आसान बनाया गया है, वो एक स्कोरिंग पेपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में 200 आउट ऑफ 200 करेंगे इसमें तो आपका सिलेक्शन होगा। मैंने GS के पेपर का रिव्यू किया इसमें। GS का पेपर जो है NDA एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है,
क्योंकि वो एग्जामिनी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे होते हैं इसमें। इंग्लिश जैसे चैप्टर में जो कि सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उनको भी वो अप्रोच में ले लेते हैं इसमें। जीएस उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने ये सारे 50 क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिराइव किया है। जब आप हार्ड क्वेश्चंस को अचीव कर सकते हैं इसमें, तो इजी क्वेश्चन जो कि आपने पिछले 2 सालों में अपने इंटरमीडिएट कोर्स के साथ पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है आपने उसमें अच्छे कमांड किए होंगे इसमें। तो अभी तक की स्ट्रेटजी में 350 एक मार्जिनल लाइन लेके चल रहे हैं इसमें। NDA 1 के लिए 350 नंबर जा सकता है इसमें। NDA 2 के लिए थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाता है जो कि जनरल ट्रेंड में रहता है इसमें, तो 340 ले सकते हैं इसको, यानी 340-350 के बीच में जो है कट ऑफ रहेगा इसमें। और जो दोनों ही कैंडिडेट जिनकी दोनों ही एग्ज़ाम की कैंडिडेचर है, वो इस बार जो है अपने इन दोनों स्कोरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी दोनों बार के इंटरव्यूज़ के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो ये सारे हमारे जो सेगमेंट्स हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आती है इसमें तो आप इसको ज़रूर मेरे से शेयर करेंगे, और उम्मीद है कि आप अपने बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर कर पा रहे होंगे इसमें। थैंक यू।